हेलो बच्चों। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, आज हम करेंगे अपना थर्ड और लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपके सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी है, विच इज योर ओके, सो द पेज इज चेंज, लेट मी जस्ट शो यू। सो एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो हम वैल्यू एडेड मेथड कर चुके हैं, हम इनकम मेथड कर चुके हैं। सो नाउ वी हैव द थर्ड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जो हमने थर्ड फेज पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हिसाब से, दैट इज योर डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। तो जो इनकम जनरेट हुई वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी और वही इनकम खर्ची जाएगी। तो नाउ फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, एक्सपेंडिचर के हिसाब से अब वी हैव टू सी सर्टेन थिंग्स। तो यहाँ पे again I wanted some space to write, so that is the reason I have shown the book in this particular format. मैं इसको चेंज करूंगी आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। तो यहाँ पे पहले आप कुछ चीजें एकदम क्लैरिफाई कर देती हूँ, ओवरऑल, राइट, देन वी लुक इनटू द बुक। सो यहाँ पे बच्चों, जैसे हमने किसी भी मेथड का कहा, सबसे पहली चीज मेरे को ये याद रखनी है कि जब मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रही हूं तो एग्रीगेट कौन सा मिलेगा मेरे को। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी हमें कौन सा एग्रीगेट देता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि मार्केट प्राइस क्यों? क्योंकि आप कोई भी एक्सपेंडिचर करोगे, पैसा खर्चोगे, तो मार्केट प्राइस ही नो विल बी चार्ज फॉर दैट, राइट। सो मार्केट प्राइस ही आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ग्रॉस की बात हम क्यों कर रहे हैं उस पे भी आएंगे, राइट। तो यहाँ पे शुरुआत के लिए एज अ फर्स्ट थिंग मेरे को ये हमेशा याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड की बात आई तो मेरा एग्रीगेट कौन सा निकलेगा? जीडीपी, ठीक है। जीडीपी के यहाँ पे चार ब्रॉड कंपोनेंट्स होंगे बेसिस द फोर सेक्टर्स, राइट। सो सेक्टर्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर मेन सेक्टर्स। सो फर्स्ट इज द हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स बच्चों क्या करते हैं? हमारे हाउस होल्ड्स क्या है? कंज्यूमिंग सेक्टर, राइट। ये आप याद करो, हम सर्कुलर फ्लो में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन वी हैव द गवर्नमेंट सेक्टर। सो गवर्नमेंट भी प्राइमरली क्या करेगी? सोशल वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देन वी हैव द फर्म्स और बिजनेस फर्म्स, राइट। सो दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ठीक है। और फर्म्स क्या करेंगी? मेनली इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा क्या आ गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डीलिंग, राइट, जहां पे हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिस दीज फोर सेक्टर्स वी हैव फोर कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में हमारी क्या चीजें आ जाएंगी? चार, वो देखते हैं, ठीक है। सो हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं, जो कंज्यूमिंग सेक्टर खर्चा करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाय द इनिशियल्स पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट यहाँ पे क्या कॉनोटेशन है? यहाँ इधर तो मैंने कहा था हाउस होल्ड, यहाँ पे हमने कहा प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ब्रॉडली कंप्राइजेस ऑफ द एंटायर एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड इनकर करते हैं किसी भी चीज पे, ऑल ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, जस्ट एक्सेप्ट दी हाउस इटसेल्फ, जिसको हम ड्वेलिंग बोलते हैं। तो हाउस होल्ड के लिए हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी कमोडिटी, चाहे वो कार है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो टीवी, फ्रिज, एनीथिंग, कोई भी कमोडिटी पे खर्चा हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। सिर्फ एक अकेला घर होता है, ड्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं, उस पे अगर वो खर्चा कर रहे हैं, चाहे घर खरीदने पे या घर की से रेनोवेशन कराई है उस पे, और देयर हैज बीन सम इन्वेस्टमेंट, सम एडिशन टू दैट, सो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट में मैंने कहा, कमिंग बैक टू दिस, सो सारा खर्चा जो हाउस होल्ड कर रहे हैं, दिस इज एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल से मंदिर, गुरुद्वारा, राइट, एंड एनी सच इंस्टीट्यूशंस, या अगर हम बात करें एनजीओज की, ठीक है।
तो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो कि हाउस होल्ड्स की उनको सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा में है, ठीक है, फॉर देयर बेनिफिट। सो वो जो खर्चा कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर जो खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट विल बी काउंटेड इन योर पीएफसी। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे। सो दिस वाज जस्ट द ब्रीफ, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब बुक पे आएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, सो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम ले रहे हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे तब हम उसके डिटेल पे आएंगे। ठीक है। सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो अगेन बाय द इनिशियल्स GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिंपल सी बात, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे डिफेंस सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, कोई भी सर्विस जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए दे रही है, उस पे जो खर्चा होगा, दैट खर्चा में भी, लाइक अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल्स की या हॉस्पिटल्स की, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वट एवर दे आर बाइंग द रॉ मटेरियल, इफ दे आर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, तो वो सारा क्या है, दैट्स योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है, राइट, सो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो ऐसा सारा खर्चा जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराने में गवर्नमेंट कर रही है, वो किस में आ जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक। तीसरा कंपोनेंट बच्चों हमारा आता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, जहां पे हमारी फर्म्स की बात आती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये थोड़ी सी एक बड़ी चीज है, तो इस पे और अभी बात करेंगे। ग्रॉस, अब यहाँ पे आ गया आपका ग्रॉस, ठीक है, जैसे यहाँ पे जी बोला था ग्रॉस, राइट। अब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कहीं न्यूमेरिकल्स में शायद ना भी दिया हो ना दिया हो, डोमेस्टिक ही मानेंगे, दैट्स इम्प्लिसिट, राइट। तो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक आएगा ही आएगा। कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, याद करो हम ये टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें एडेड है, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे जी आया था। तो अगर मैं इसको, इस ग्रॉस को जो मैंने ये लिखा है, अगर मैं इसको नेट इन्वेस्टमेंट काउंट करूं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिख दूं, तो ये भी नेट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, मार्केट प्राइस क्यों, क्योंकि हम मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, तो मार्केट प्राइस पे ही इवेल्युएशन होगी। देन वी आर पुटिंग ग्रॉस ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बच्चों हमारे दो ब्रॉड कंपोनेंट्स आ जाते हैं। वन इज व्हाट वी कॉल एज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग द फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक है फिक्स, तो दूसरा अनफिक्स्ड। अनफिक्स बोलने के लिए नहीं हम बोलते हैं उसको, हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद करो, चेंज इन स्टॉक्स। ठीक है, विच इज योर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो आपने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था। ठीक। तो रीजन यहाँ पे भी वही है, क्लोजिंग स्टॉक क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो मेरी इस साल की प्रोडक्शन है, बिकी नहीं, मैंने इस साल संभाल के रख ली, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू सम प्रीवियस ईयर, राइट, वो पिछले साल से आया था, इस साल की प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, राइट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब बच्चों ये ध्यान से देखें, ये फिक्स्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक हमने बोला, दिस इज सेम एज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स एसेट्स की याद करो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रही हूं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। इसमें भी तीन चीजें हैं, तीनों सेक्टर्स के लिए। जैसे मैंने हाउस होल्ड की बात की, जो यहाँ पे हमारे पास सबसे सामने है, ठीक है, हाउस होल्ड, मैंने कहा हाउस होल्ड की सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात ही कर रहे हैं ना, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड की सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है, देयर रेजिडेंस, ठीक है, देयर ड्वेलिंग, राइट। सो यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे। तो अगर मैं उसके बारे में लिखूं, तो नाम में ही आपको पता चल जाएगा, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे ही बोला रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब रेजिडेंस की इन्वेस्टमेंट, तो चाहे घर ऑल टुगेदर बना है या एक फ्लोर ऐड कराया है, सम न्यू एडिशन,
to that particular house has been done, right? Some new investment. ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट आपके सामने है सेकंड नंबर पे जो मैंने लिखा। गवर्नमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा करती है? याद करो, गवर्नमेंट बजट पढ़ चुके हो। कोई भी कंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट ने मशीनरी खरीदी, राइट, सो हाईवेज बनाए, स्कूल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, ऑल दैट एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, वो किस में आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो गई, जो भी कंस्ट्रक्शन करी, गवर्नमेंट ने मशीनरी खरीदी, दैट इज ऑल ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। तीसरा, तीसरे नंबर पे आपके सामने यहाँ फर्म्स हैं। फर्म्स प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट ही करती हैं, दूसरों से ज्यादा ही करती हैं बिजनेस में, ठीक है। और फर्म्स किस में इन्वेस्टमेंट करेंगी? मशीनरी खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, दे हैव एक्सपैंडेड, बॉट अ न्यू बिल्डिंग, राइट। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स ने करी, सो दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड ओवर हियर। सो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। नाम से ही बड़ा क्लियर है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जिनका रेजिडेंस है, जो हाउस होल्ड है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फर्म्स। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बच्चों तीन कंपोनेंट आ गए, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार ये तीनों दिए होते हैं, जैसे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स याद करो, जब हमने प्रॉफिट किया था उसके कंपोनेंट्स दे रखे थे बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर मेरे को ये तीन कंपोनेंट्स दिए हैं और मैं इन तीनों को जोड़ देती हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहीं पे बता रही हूं, एज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स एज वेल, न्यूमेरिकल जब देखेंगे, न्यूमेरिकल में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। द मोमेंट आई सी दिस वर्ड फिक्स्ड, फिक्स्ड मैंने देखा तो मेरे को उस टाइम याद रखना है कि चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ी जाएगी। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। तीसरा कंपोनेंट बच्चों समझ आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। चौथा, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं ऊपर लिख देती हूँ। सो चौथा इज बिलोंगिंग टू द एक्सटर्नल सेक्टर। तो जैसे मैंने कहा, एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या खर्चा कर रहे हैं? हम अपनी चीजें बाहर बेच रहे हैं, उनकी चीजें खरीद रहे हैं, राइट। सो व्हाट वी इनकॉर्पोरेट ओवर हियर इज व्हाट वी कॉल एज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, याद करो, नेट हमेशा क्या बताया था? नेट मतलब माइनस समथिंग, राइट। तो नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के लिए एक्स लिखते हैं, इंपोर्ट्स के लिए एम लिखते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, हालांकि दोबारा हम पूरा इसको बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो एक्सपोर्ट्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चार चीजें मैं जोड़ूंगी, दिस प्लस दिस, राइट। सो आई एम एडिंग दीज फोर थिंग्स टू अराइव एट माई जीडीपी एमपी। तो अगर मैंने प्लस नेट एक्सपोर्ट्स किया, मतलब मैंने एक्सपोर्ट्स जोड़े और इंपोर्ट्स माइनस करे, ठीक। एक्सपोर्ट्स क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ पे ध्यान दो, हम निकाल क्या रहे हैं? हम जीडीपी निकाल रहे हैं। सो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। सो एक्सपोर्ट्स क्या है बच्चों? एक्सपोर्ट्स हमारी प्रोडक्शन का पार्ट है, तो उसको तो जोड़ना बनता है ना। यहां ना बेच के हमने बाहर बेचा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। तो एक्सपोर्ट्स ऐड किए जाएंगे बिकॉज हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हिस्सा है। इंपोर्ट क्यों माइनस करें? फॉर द सेम रीजन। इंपोर्ट्स कहाँ की प्रोडक्शन है? हमने बाहर की चीज खरीदी है, फॉरेनर्स से हमने सामान खरीदा है, तो वो उनकी कंट्री में चीज वो प्रोड्यूस हुई है, वो हमारी प्रोडक्शन नहीं है, तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो विद दिस ब्रीफिंग, राइट, तो मैंने आपको यहाँ ब्रॉडली चीज बताई। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी निकलेगा। जीडीपी एमपी के चार ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं, फिर उसके फर्दर सब कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो जीडीपी एमपी निकालेंगे, उसके बाद अगर मैं कहूँ नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकालोगे? जीडीपी एमपी से क्या निकालेंगे हम? डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे विच इज योर एनडीपीएफसी। उसके बाद क्या निकालोगे? चौथा स्टेप हमारा सेम ही रहता है, एनएफआई जोड़ के हम नेशनल इनकम निकालेंगे विच इज योर एनएनपीएफसी, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ आउटले ऑफ योर एक्सपेंडिचर मेथड। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंटायर थिंग एंड शेयर विद यू। तो आई होप नाउ दिस इज विजिबल, ठीक है। तो पूरा जस्ट सी ओवर हियर, समथिंग हैपेंस इन बिटवीन, ओके।
नेवर माइंड. सो जस्ट सी, एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या बोला है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स. इसमें कुछ नया नियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? सो व्हाट इज द मेन थिंग विच यू हैव टू सी इज दिस. सो यहाँ पे देखो, the total final expenditure is equal to gross domestic product at market price. So that is the sum total of final expenditure is your GDP at MP. ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताई थी. So now with this let us move ahead. ये वही क्लासिफिकेशन चार्ट है जो मैंने बनाया. अब यहाँ पे आप इसके ना मीनिंग्स मार्क कर लो, ठीक है? दैट इज द मेन थिंग विच वी हैव टू डू. So first component बच्चों ने करा था PFC, private final consumption expenditure. So it refers to the expenditure incurred by households and private non-profit institutions serving households on all types of consumer goods, that is durable except houses, semi-durable, non-durable and services. ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी और यही मैंने आपको बताई. अब यहाँ पे एक नीचे आप इसमें देखो. सो ये फॉर्मूला मार्क कर लेना बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा. और यहाँ इसको देखो, फिर एक चीज बताऊंगी. सो PFC इज टू थिंग्स प्राइमरली. हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो अभी हमने ऊपर का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर उसमें दो चीजें हैं, हाउस होल्ड भी खर्चा कर रहे हैं और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन भी खर्चा कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों का जोड़ेंगे. तो कई बार न्यूमेरिकल्स में होता है आपको सिर्फ हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, तो ये दिया है तो यही आपका PFC बन जाएगा. दूसरा दिया तो वो भी जोड़ लो साथ में, प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, so this is one formula which you have to remember, basis that for the numericals. The second one, PFC includes expenditure incurred by the residents, whether in the domestic territory or abroad. So any expenditure incurred by residents during their foreign tour or travel will be added in PFC. जो हमारे रेजिडेंट्स बाहर कोई गया, बाहर उसने खर्चा किया, वहां से सामान लेके आया, तो वो क्या है? एक्चुअली इंपोर्ट है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट इम्पोर्ट. आप बाहर की चीज लाए हो ना, फॉरेन कमोडिटी लाए हो, राइट? तो दैट इज नथिंग बट इम्पोर्ट. सो आपने खर्चा किया यहाँ पे, तो उसको जोड़ लेंगे, आगे वो इंपोर्ट्स में माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिवली दैट गेट्स एक्सक्लूडेड फॉर द सेम रीजन कि वो हमारी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, however any expenditure incurred by the non-residents and foreign visitors in the domestic market will be deducted from PFC. इसको यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, वो हमारे एक्सपोर्ट्स में ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मीनिंग समझ आ गया? सो विद दिस नाउ जस्ट सी द सेकेंड कॉम्पोनेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब इसका मीनिंग मार्क करेंगे. सो GFCE refers to the expenditure incurred by general government on various administrative services like defense, law and order, education, health भी जोड़ सकते हो यहाँ पे. So with the aim of social welfare. ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है. अब इसका एस्टिमेशन, तो यहाँ पे देखो, एक ये फॉर्मूला भी मार्क कर लो. सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर गलती से एक आधे क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पे ब्रॉड आपको चार चीजें दिखेंगी. इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? ठीक है, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल रन करने के लिए जो भी गवर्नमेंट को द articles, the goods which the government has to purchase, the electricity bill which the government has to pay, all those, right? So intermediate consumption of the government, plus the compensation of employees paid by the government to run those, to provide those services, run those institutions. Direct purchases from abroad for embassies and consulates located abroad. याद करो, ये हमारी कंट्री का ही पार्ट होते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं. तो कॉन्सुलेट्स के लिए या एम्बेसीज के लिए जो खर्चा किया गया, वो भी सरकार के खर्चे में ही जुड़ेगा ना. ठीक है, तो इसको ऐड किया जाएगा. देन व्हाट आर वी सब्ट्रैक्टिंग ओवर हियर? जस्ट लुक. तो ये तीन तो बच्चों खर्चे हो गए जो गवर्नमेंट ने करे. ठीक है, IC ऑफ द गवर्नमेंट, COE पेड बाय गवर्नमेंट, डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जो
सर्विसेज दे रही है उसके लिए गवर्नमेंट जो भी नॉमिनल चार्ज कर रही है, याद करो हम ये चार्जेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन फॉर्म ऑफ लाइक से फीस विच इज बीइंग कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, या कोई भी और कमोडिटी और सर्विस विच द गवर्नमेंट इज गिविंग. सो इफ यू आर पेइंग फॉर दोज सर्विसेज दोज गुड्स टू द गवर्नमेंट, वो इसमें से माइनस हो जाएगा. ठीक है. सो इन नेट टर्म्स वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट द गवर्नमेंट हैज स्पेंट फॉर यू नो द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो एक ये फॉर्मूला मार्क कर लेंगे, इफ रिक्वायर्ड फॉर वन और न्यूमेरिकल. नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होता है. ठीक है. ओके, अब आते हैं हम अगले पे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा इसको मार्क करना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन सेम डेफिनेशन है जो पहले पढ़ चुके हैं. इट रेफर्स टू द एडिशन टू एग्जिस्टिंग वर्ड में यहाँ पे ऐड करा देती हूँ, हमेशा यहाँ पे भी डाल दूंगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. ये हमारी पुरानी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है. ठीक है. So two components of GDCF. First one, gross fixed capital formation. Domestic या नहीं दिया हुआ, कईयों में domestic दे रखा होगा numericals में. Does not make any difference, right? So fixed capital formation क्या है? It refers to the expenditure incurred on purchase of fixed assets, right? तो नाम में ही आ गया, हमने fixed investment की बात की है. So that's the investment made for or expenditure made for the fixed assets. ठीक. So it's generally divided into three subcategories. First one, gross business fixed investment. Business matlab firms. So this is the expenditure on purchase of new plant, machinery, equipment, tools, etc. by the firms. Gross residential construction investment. It includes expenditure on purchase or construction of new houses by the households. तो households का हो गया ये. Third one, gross public investment. Public investment किस पे? Expenditure on construction of flyovers, roads, bridges, etc. ठीक है. तो let me. So done by the government. I hope you are clear with this. ये हमने यही चीज हमने पहले डिस्कस की. ठीक है. दूसरा इसका हिस्सा देखें यहाँ पे. सो द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेम चीज है, नो डिफरेंस एट ऑल. बस यहाँ पे हमेशा ही याद रखना, कोई भी चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे सेमी फिनिश गुड है या गुड है, जिसका स्टॉक साल के एंड में बच जाता है, सब चीजों पे पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है उसमें, राइट, तो उसको संभाल के रखेंगे. तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द सम प्रीवियस ईयर, राइट. सो इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स lying with the producers. So it is included as investment. यहाँ पे रीजन आ गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बिकॉज इट represents the goods produced but not used for the current year. ठीक है. So let me show you on the not used for current consumption, right, या current year वो भी लिख सकते हैं. So it is calculated as a difference between closing and opening stock. ठीक, यही चीज आपको बताई थी, यहाँ पे आपको ये चार्ट के फॉर्म में दे दिया है. That's the same thing, right? So हमारा थर्ड पॉइंट कवर हो गया. अब हम आते हैं बच्चों अपने चौथे पॉइंट पे. So that belongs to the external sector, net exports. So exports minus imports, right? So define ही ऐसे होता है, net exports refers to the difference between exports and imports of a country during a period of 1 year. अब आ जाए इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे जरूर. सो एक्सपोर्ट्स रेफर टू एक्सपेंडिचर. एक्सपोर्ट्स कौन सा एक्सपेंडिचर है? एक्सपोर्ट्स किस पे खर्चा जा रहा है? हमारे गुड्स पे खर्चा जा रहा है बाय द फॉरेनर्स, राइट. सो एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन परचेज ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. ठीक है. The exported goods have been produced within the country's domestic territory. यही हमने कहा था, प्रोडक्शन तो हमारी ही है. So they are included in the output of an economy. तो एक्सपोर्ट्स को हम जोड़ते हैं जीडीपी में, क्योंकि सिंपल सी भाषा में ये हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्लूड होंगे. ठीक है. इंपोर्ट्स ऐड नहीं होंगे, माइनस हो जाते हैं. सो इंपोर्ट्स कौन सा खर्चा है? एक्सपेंडिचर जो रेजिडेंट्स कर रहे हैं ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट्स, राइट. सो एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स या फॉरेन प्रोडक्ट्स. इंपोर्ट्स आर डिडक्टेड. ये रीजनिंग इंपॉर्टेंट है दोनों की, ये मार्क कर लेना. ठीक है.
सो imports are deducted to obtain domestic product या production as they are not produced within the domestic territory. ऑब्वियसली बात है, फॉरेन लैंड पे फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं तो इनको क्यों जोड़ेंगे हम अपनी प्रोडक्शन में, ठीक है, तो इसको इसलिए माइनस कर देते हैं, राइट. So instead of treating exports and imports separately, the difference is taken and is termed as net exports जो हमने कहा. So net exports is your NX. ठीक है. I hope we are clear with this. So now let us see. अब हमने जीडीपी कर लिया, इससे पहले हम स्टेप्स पे जाएं, ठीक है. एक यहाँ पे चीज देख लें और इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करें. आप कहोगे सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली ये है. सो द डिफरेंस बिटवीन नेट एक्सपोर्ट्स एंड एनएफआईए बड़ा क्लियर डिफरेंस है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों. ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रखा है, डिफरेंस बिटवीन नेट एक्सपोर्ट्स एंड एनएफआईए. दोनों में बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है. हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, एनएफआईए भी हम बाहर से कमा रहे हैं, माइनस बाहर वालों को दे रहे हैं, राइट. दैट रिमाइंड्स मी, एनएफआईए के कंपोनेंट्स मिस हो गए हमारे जब हमने इनकम मेथड किया. नेवर माइंड, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास. वो फटाफट से समझ आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. नेट एक्सपोर्ट्स भी हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस बड़ा क्लियर है. तो डिफरेंस क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स हमने क्या बोला? वी आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, राइट, फॉर अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों हम सिर्फ फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं. फैक्टर इनकम जो बाहर से कमाई है और बाहर वालों को दी है, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है. सो लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस. सो फर्स्ट वन, जैसे हम करते आए हैं, मीनिंग या डेफिनेशन. नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. NFIA refers to the difference between factor income received from abroad and factor income paid to abroad. ठीक है, यही करा था फीफा माइनस फीटा. कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक है या नेशनल है? नेट एक्सपोर्ट्स किस में जोड़ रहा है? जीडीपी में जोड़ रहा है. ये क्या है? डोमेस्टिक कंसेप्ट. हम बार बार डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स जोड़े क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हिस्सा है, इंपोर्ट्स माइनस कर दी क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, ठीक है. बट एनएफआईए, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, हम बात ही यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रेलेवेंस ही क्या था कि ये डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमने इस्तेमाल की, ठीक है. बाहर से बाहर काम किया, बाहर से कमाया, राइट. सो दिस इज अ नेशनल कंसेप्ट, ठीक है. थर्ड वन, सर्विसेज कौन सी इंक्लूड हो रही है, फैक्टर या नॉन फैक्टर? एनएफआईए में तो नाम में ही है, सो इट इंक्लूड्स फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमने 4 फैक्टर सर्विसेज की बात करी. यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? सो एक्सपोर्ट्स में गुड्स तो आएंगे ही, सर्विसेज कौन सी आती है? नॉन फैक्टर सर्विसेज, राइट. सो फैक्टर सर्विसेज के अलावा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ठीक है, तो ये सारी क्या है? दे आर non-factor services. So if you are dealing with them, if you are exporting them or importing them, that will be included in net exports and that is not a factor service. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स बड़े इसके क्लियर हैं. ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. नेट एक्सपोर्ट्स आपके जीडीपी एमपी में एक्सपेंडिचर मेथड में जोड़े जाएंगे. एनएफआईए डोमेस्टिक से नेशनल इनकम तक जाने के लिए जोड़ी जाएगी, ठीक. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. और ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज an important question for 3 marks. Now coming over to the steps. अब बच्चों steps फिर से मैं लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्या करूँ, इंपॉर्टेंट तो है ही सही. सो स्टेप्स 3 या 4 नंबर के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेप्स काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तीनों मेथड्स में, ठीक है. तो सबके इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सो जैसे 4 स्टेप्स हमने वैल्यू एडेड या इनकम मेथड में करे थे, यहाँ पे भी सेम स्टोरी रहेगी, ठीक है. स्टेप्स करेंगे फिर प्रिकॉशंस करेंगे, राइट. सो स्टेप 1 हमेशा हमारा आइडेंटिफिकेशन का रहता है, यहाँ पे भी वही होगा. सो आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर. तो याद करो, आपको शुरुआत में ही मैंने बताया 4 कौन से सेक्टर्स हमने मार्क करे, तो वही आपको दे रखा है. ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स विच इनकर फाइनल एक्सपेंडिचर. फाइनल हम क्यों कह रहे हैं? याद करो, जो हमने डेफिनेशन करी थी नेशनल की, फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही जुड़ते हैं ना, ठीक है. इंटरमीडिएट तो आते ही नहीं है. तो फाइनल एक्सपेंडिचर within the domestic territory are classified under 4 groups. Household sector, ठीक, पहला. Government sector, दूसरा. Producing sector or the firms and the rest of the world sector, या external sector भी लिख सकते हो उसको, ठीक है.
तो सारे इकोनॉमिक यूनिट्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे इन 4 हेड्स में। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो याद करो 4 किस्म के एक्सपेंडिचर पढ़े अभी हमने, पीएफसी, जीएफसी एंड दी अदर 2, राइट। तो अब उनकी बात हो रही है कि एक्सपेंडिचर कौन सा किया, ठीक है। तो final expenditures incurred by the above mentioned economic units are estimated and classified under the following heads: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, and चौथा जो आपके सामने भी आ नहीं रहा, that is the net export, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो x माइनस m। सो इसको सम करके हम क्या निकाल लेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम इसको चारों को जोड़ेंगे और जीडीपी निकाल लेंगे, राइट। तो सम टोटल ऑफ द 4 कंपोनेंट्स गिव्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज दिस। फिर से वही चीज कहूंगी, प्लीज जब थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी क्वेश्चन मतलब थ्योरी लिखनी है, वर्ड्स में प्रॉपर तरीके से स्टेप लिखना है जैसे यहां लिख रखा है, ठीक है। स्टेप 3, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। सो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, दैट्स योर एनडीपीएफसी। इसमें कुछ नया नहीं है, सेम पुराना स्टेप, कन्वर्जन, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी, राइट, फ्रॉम जीडीपी, ठीक है, एंड वी गेट द डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद अपनी इक्वेशन भी लिख देनी है, राइट। चौथा और आखिरी स्टेप क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं। सो एस्टिमेट एनएफआईए टू अराइव एट द नेशनल इनकम। इन द फाइनल स्टेप क्या करोगे, एनएफआईए इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। सो यही आपके सामने लिखा है, एनएफआईए इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू अराइव एट नेशनल इनकम। आई होप यू आर क्लियर विद द स्टेप्स बच्चों, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, याद करने आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब आते हैं लास्ट टॉपिक विच इज द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये मैं आपको बताती आई हूँ, बस स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आ जाता है, स्टेप प्रिकॉशंस भी सारे करने हैं, ठीक है। तो पहला वाला कहीं इसमें आप, क्योंकि तीसरा और आखिरी मेथड है, कई सारी चीजें इसमें रिपीटेड ही आपको मिलेंगी, राइट। सो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, मैं आगे ना भी पढ़ूं, मैंने अभी भी बात की, जैसे ही देखो इंटरमीडिएट गुड्स, तो उस पे जो खर्चा किया क्या वो जुड़ना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स तो काउंट ही नहीं होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड्स में। सो विल नॉट बी काउंटेड, इसमें कुछ नया नहीं आया अब यहाँ पे। इन द नेशनल इनकम, वाई, एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स में जुड़ी होती है इनकी वैल्यू, ठीक है। अगर इनको दोबारा जोड़ेंगे तो क्या होगा, इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। फिर से कह रही हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर जैसे ही नाम देख लिया, ट्रांसफर इनकम, इनकम मेथड में कहा था नहीं जुड़ेगी, क्यों, क्योंकि कमाई हुई नहीं है, डज नॉट एड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या जुड़नी चाहिए, अगर किसी को ऐसे ही पैसा दे दिया तो नहीं जुड़नी चाहिए, फॉर द सेम रीजन, राइट। सो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड एज such payments are not connected with any productive activity and there is no value addition, ठीक है। तो प्रोडक्शन से इनका कोई लिंक नहीं है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं वहां पे कर रही, तो इसलिए हम इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 3, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। याद करो, पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ा था, वैल्यू एडेड में भी पढ़ा था इसको, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स, तो अगर मैं सेकेंड हैंड गुड्स की बात करूं, क्या हम उनको कभी भी जोड़ते हैं, मैंने सेकेंड हैंड गुड खरीदा तो क्या वो मेरा खर्चा जुड़ना चाहिए। सेकेंड हैंड गुड्स किसी पुराने साल में ऑलरेडी एक्सक्लूड सॉरी इंक्लूड हो चुके हैं, तो इस साल उसको दोबारा नहीं जोड़ोगे, वो करंट ईयर की प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। So will not be included as such expenditure has already been included when they were originally purchased। जिस साल की प्रोडक्शन थी, जिस साल खरीदे गए थे, उस साल उनको ऑलरेडी जोड़ लिया था, दोबारा उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको नहीं जोड़ेंगे। हाउएवर ब्रोकरेज या कमीशन जुड़ेगी, बार बार वही पॉइंट आएगा। सो सच गुड्स डू नॉट अफेक्ट द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, प्लीज डू ऐड। हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच गुड्स जो पे करी जाएगी इज इंक्लूडेड एज इट इज द पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस। ये हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा था, ब्रोकरेज या कमीशन जो पे करी जाएगी वो पहली बार दी जा रही है, उस ब्रोकर या एजेंट की प्रोडक्टिव सर्विस के लिए दी जा रही है, सो दैट विल बी काउंटेड, ठीक है। फोर्थ वन,
परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। याद करो इनकम मेथड में पढ़ा था कि फाइनेंशियल एसेट्स से जो हमें इनकम होती है हम उसको नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते, क्या पढ़ा था अगर याद हो तो? फाइनेंशियल एसेट सिर्फ क्या है, दे आर मेयर पेपर क्लेम्स। तो उसमें सिर्फ ट्रांसफर होगा टाइटल या ओनरशिप का, उसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, अगर मैंने आज शेयर खरीदा, आई एम परचेजिंग अ फाइनेंशियल एसेट से कॉल्ड अ शेयर, राइट? तो शेयर खरीदा, उस पे मैंने खर्चा किया, मेरे शेयर खरीदने से क्या प्रोडक्शन बढ़ी? वहां पे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो हुई नहीं, तो उसलिए इसलिए उसको नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है? सो विल नॉट बी इंक्लूडेड एज such transactions do not contribute to the current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and uh, mere paper claims and involve a change of title only. ठीक है? आई होप यू आर क्लियर, राइट? हाउएवर, फिर से वही वाली चीज, एनी कमीशन और ब्रोकरेज जो इस ट्रांजैक्शन पे, इसकी परचेज पे जो पे करी जाएगी वो जुड़ेगी, ठीक है? फॉर द सेम रीजन एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस ऑन सच फाइनेंशियल एसेट्स इज इंक्लूडेड एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस। ठीक है? तो क्वाइट अ रेपिटेशन, ये सारे पॉइंट्स आप पहले पढ़ चुके हो, अगला वाला भी पढ़ चुके हो, फिर से एक बार देखो फ्रॉम एक्सपेंडिचर परस्पेक्टिव एज सच। सो एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ओन अकाउंट प्रोडक्शन याद करो, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन वैल्यू एडेड में पढ़ा था, इंक्लूड होगी। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, इम्प्यूटेड रेंट की बात हमने की थी इनकम मेथड में, वो भी जुड़ेगा। फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, राइट? तो ये भी जुड़ती हैं। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसेस, ये हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, दिस ऑल गेट्स एडेड, ठीक है? सो एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, खर्चा तो इस पे हो रहा है ना, right? They are contributing to the current flow of goods and services. So they will be included in the national income since these are productive services. ठीक है? आई होप वी आर क्लियर विद दिस। प्रिकॉशन समझ आ गई? स्टेप्स, प्रिकॉशंस बच्चों इंपॉर्टेंट है, किसी भी मेथड के एक आधा क्वेश्चन इस पे जरूर आ ही जाता है, 3 या 4 नंबर का, ठीक है? तो प्रिकॉशंस और स्टेप्स, स्टेप्स सारे पॉइंट्स करेंगे, प्रिकॉशंस भी सारे पॉइंट्स करेंगे। So with this, we are done with the expenditure method की theory, right? In the next class, I will take you through certain numerical questions of the expenditure method, ठीक है? And साथ में कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी एक बार देख लेंगे, जहाँ पे कहीं मिक्स आ रहा होगा। That depends upon what type of questions I have in my scanned copy, ठीक है? अदरवाइज अगर उसके बाद कोई अच्छे वाले क्वेश्चंस और बच जाएंगे, सो आई रिकॉर्ड देम इवन लेटर, ठीक? तो यहाँ पे दिस इज ऑल what you have to do for the expenditure method. So we'll continue in the next class with the numericals, ठीक है? So thank you so much for today and we'll continue in the next one.